नमस्कार बच्चों, मेगा माइंड ट्यूटोरियल की बेसिक अकाउंटिंग क्लास में मैं आपका अकाउंट सर एस.के. वर्मा स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी ये बेसिक अकाउंटिंग क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, लेकिन 11th की क्लास आगे की क्लास के लिए भी बहुत यूज़फुल है। जैसे आप 12th करें, बीकॉम करें, एमकॉम करें, बीबीए, एमबीए, सीएस, सीएस, सीएमए, सभी के लिए ये बेसिक अकाउंटिंग क्लास बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स के बारे में पढ़ा था। सब्सिडियरी बुक्स में हम लोगों ने कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सारी बुक्स पढ़ ली थी। कैश बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैश बुक में डबल कॉलम होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन के लिए और एक बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। तो कैश बुक हर ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन की जाती है। अब आगे उसके हम लोग पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप लोगों ने देखा कि कैश बुक जो आप मेंटेन करते थे उसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश का कॉलम होता था और बैंक का ट्रांजैक्शन के लिए बैंक कॉलम होता था, डबल कॉलम कैश बुक थी। अब आप जितना भी पैसा हर महीने बैंक में जमा करते हैं, आप कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चेक जमा करने का भी, चेक इशू करने का भी। तो इस तरह से जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में आप रिकॉर्ड डेली बेसिस पे करते जाते हैं। अब मान लीजिए आपकी कैश बुक में मंथ एंड में सपोज़ 31 जनवरी को आपकी बैंक का जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपया है। पासबुक में जब आपने एंट्री करवाई तो 5 लाख की जगह वहाँ बैलेंस दिखा 4 लाख रुपए। तो आपको लगेगा कि हमारी कैश बुक तो 5 लाख रुपए का बैलेंस बोल रही है और पासबुक हमारी 31 जनवरी को 4 लाख का बैलेंस दिखा रही है, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो बच्चों, इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स हर मंथ के एंड में बनाया जाता है कि जो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है उसमें डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? एक तो रीज़न ये है कि हम जो भी चेक जमा करते हैं बैंक में उसमें तुरंत क्लियरिंग नहीं होती। कैश बुक में तो हमने आज चेक जमा कराया, आज ही कैश बुक में एंट्री बना ली, लेकिन बैंक में तब वो क्रेडिट होगा जब वो क्लियर हो जाएगा। तो वो 3 से 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं क्लियरिंग में। इस वजह से क्या होता है कि जो मंथ एंड में आपने चेकें जमा की होंगी वो हो सकता है पासबुक पे उसकी एंट्री ना आई हो। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि जो आप चेक जमा करते हैं मंथ एंड में हो सकता है उसकी एंट्री पासबुक में ना आई हो। इसी तरह से आप चेक इशू करते हैं, मान लीजिए मंथ एंड में कुछ चेक इशू किए गए तो कैश बुक में तो तुरंत आपने लिख लिया जिस डेट में भी चेक इशू किया, पासबुक में उसकी एंट्री तभी होगी जब वो बैंक से क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो हर महीने के एंड में हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेना चाहिए ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो हमारा कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, जो भी हमने चेक जमा की हैं, जो भी चेक इशू की हैं, वो प्रॉपर ट्रांजैक्शन बैंक में भी रिकॉर्ड हो रहा है और हमारी कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कि पासबुक में एंट्री देखने के बाद हमें पता चलता है।
पासबुक में जब हम बैंक से एंट्री करा लेते हैं तब पता चलता है कि ये चेक डिसऑनर हो गया, ये बैंक चार्जेस लग गया, या बैंक ने इतना इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सब भी कुछ रीज़न है जिनकी एंट्री हो सकता है कैश बुक में ना हुई हो मंथ एंड में, और इस वजह से डिफरेंस आ जाए। तो हर महीने के एंड में हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेसमैन अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। अब देखिए कैसे बनता है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं आप, कैश बुक अपनी सामने रखते हैं। प्रैक्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं वो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे कैश बुक मेंटेन करते हो। पासबुक में आजकल तो पासबुक में क्या होता है कि आपको एंट्री कराना है तो बैंक में जाइए और वो कंप्यूटर से प्रिंट कर देंगे। अब प्रिंट कर दिया, पासबुक में एंट्री आ गई, अब आप उसको कैश बुक से कंपेयर करिए कि हमारा ट्रांजैक्शन जितना कैश बुक में रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है, क्या वैसा ही पासबुक में भी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो पासबुक में नहीं रिकॉर्ड है, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो पासबुक में है कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है। तो इस तरह से हम दोनों बुक सामने रख करके, कैश बुक भी और पासबुक भी, एक एक एंट्री टैली कराते हैं, चेक करते हैं। देखिए कैसी होती है कैश बुक। मान लीजिए कि आपका कैश बुक इस तरह से है। हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं अभी, केवल बैंक वाला कॉलम, क्योंकि बैंक वाला कॉलम ही बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए रेलेवेंट है। तो इसलिए सिंगल कॉलम बैंक कॉलम वाली कैश बुक अभी बना रहे हैं। तो कैश बुक में क्या होता है, पहला कॉलम डेट का होता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ बैंक कॉलम, तो बैंक लिख दिया, उसके बाद फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर बैंक कॉलम है तो बैंक लिख दिया। सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, कैश कॉलम हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत बैंक रिकन्सिलिएशन में नहीं पड़ती है। तो कैश बुक अभी अभी पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा कि कैश बुक भी एक तरह का कैश का लेजर ही है, और जितने भी ट्रांजैक्शन आपके कैश या बैंक से रिलेटेड हैं तो वो सारी कैश बुक में एंट्री डेली बेसिस पे की जाती है। इधर का साइड रिसीट साइड होता है, यानी जो भी पैसा आता है या जो भी चेक मिलता है वो हम रिसीट साइड में लिखते हैं, और इधर पेमेंट साइड होता है, यानी ये डेबिट साइड हो गई कैश बुक की, और ये कैश बुक की क्रेडिट साइड हो गई। तो ये कैश बुक अभी अभी आपने पढ़ा है तो इसका फॉर्मेट भी क्लियर होगा, और कैसे इसमें एंट्री होती है ये भी आपको मालूम होगी। अब सिंगल कॉलम कैश बुक है, केवल बैंक का कॉलम बनाया है हमने क्योंकि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो जिसमें कि बैंक कॉलम की ही ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये सिंगल कॉलम बैंक कॉलम वाली कैश बुक बनी हुई है। अब पासबुक आप सभी जानते हैं, पासबुक बैंक से मिलती है। अगर आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो बैंक आपको पासबुक देता है, और सभी ने पासबुक देखा भी होगा। तो पासबुक में क्या फॉर्मेट है, उसमें भी ऐसे ही डेट होता है और पर्टिकुलर्स होता है, उसके बाद इस तरह से अमाउंट के कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, और इसमें आपका जो है एक कॉलम होता है डिपॉजिट का, एक कॉलम होता है विड्रॉल का, और एक बैलेंस का कॉलम होता है।
तो नॉर्मली ऐसी पासबुक होती है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने जनवरी 1 2023 को बैंक में 10,000 रुपये जमा कराया, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। तो 10,000 रुपीज़ जब हमने जमा कराया तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू कैश। इस तरह से हम लोग कैश बुक में एंट्री बना लेते हैं। अब जब हम कैश जमा कर रहे हैं बैंक में तो बैंक की पासबुक में भी उसकी एंट्री आ जाती है। बैंक की पासबुक में इस तरह से एंट्री होगी, 2023 जनवरी 1 को आपने कैश डिपॉजिट किया था, तो आपके डिपॉजिट कॉलम में 10,000 इस तरह से शो होगा और इधर जो है इस तरह लिखा रहेगा बैलेंस में कि ये 10,000 आपका क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब आपका पैसा बैंक में जमा है, क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए, सपोज 5 तारीख को एक चेक मोहन से मिली। मोहन कोई आपके कस्टमर हैं, उन्होंने आपको पेमेंट दी है, सपोज 5,000 रुपीज़ की चेक है। अब आपने ये चेक बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में जमा करा दिया आपने, तो बैंक में 5 तारीख को आपने चेक जमा कराया है, तो 5 तारीख को एंट्री नहीं आएगी इमीडिएट, क्योंकि उसमें 3 दिन 4 दिन क्लियरिंग में भी लगता है। तो सपोज़ ये एंट्री आई 10 तारीख को कि हमें जो हमने चेक जमा कराया था उसका अमाउंट हमारे पास आ गया और ये अमाउंट है 5,000 और हमारा बैंक बैलेंस शो होने लगा 15,000 रुपीज़ क्रेडिट। ये हमारा बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप चेक जमा करते हैं वो डिपॉजिट में एंट्री दिखती है और इधर दिखेगी आपको टोटल अमाउंट कितना है आपका बैंक बैलेंस। तो आज की डेट में 15,000 रुपया पासबुक शो कर रही है कितना पैसा आपका बैंक में है। इसी तरह से पेमेंट साइड में जब कोई आप चेक इशू करते हो, किसी पार्टी को पेमेंट करते हो, मान लीजिए आपने 8 तारीख को राम को पेमेंट किया है, कोई आपके सप्लायर हैं उनको आपने पेमेंट दिया है, मान लीजिए 3,000, तो आप पेमेंट साइड में उसको शो करते हैं। और 8 तारीख को अगर चेक इशू हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि 8 को एंट्री आए, हो सकता है 4 दिन बाद 5 दिन बाद एंट्री आए। तो हम एज्यूम करें कि 13 तारीख को एंट्री आई आपकी पासबुक में और वो विड्रॉल में दिखेगा 3,000 इस तरह से। अब देखिए आपका जो बैंक बैलेंस 15,000 था उसमें से 3,000 निकल गया, अब बैलेंस आपका है 12,000। तो 12,000 रुपया क्रेडिट में है, पासबुक बता रही है आपको। ऐसे ही आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन लिखते जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि एक चेक मिली है सोहन से 15,000 रुपीज़ की, 15,000 रुपीज़ की एक चेक मिली और ये चेक यहाँ पे क्लियर हुई जा कर के 28 को। सोहन की चेक है
तो डिपॉजिट में आ गया 15,000, आपने चेक जमा कराया था। तो अब आपका बैलेंस कितना हो गया? 12,000 पहले से था, 15,000 और हो गया, 27,000 हो गया क्रेडिट। ऐसे ही आपने मान लीजिए 25 तारीख को एक चेक इशू करा श्याम को, सपोज 6,000 की चेक इशू करिए। अब ये 25 तारीख की है, हो सकता है इसको क्लियर होने में टाइम लग गया, 30 तारीख को ये क्लियर हुई जा करके पेमेंट हुआ। अब ये विड्रॉल में दिखेगा अमाउंट 6,000, तो 27,000 क्रेडिट था आपका, उसमें से 6,000 निकल गया, 21,000 आपका बैलेंस है। तो इस तरह से कैश बुक और पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते रहते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई चेक आपने जमा कराई 28 को, रमेश से चेक मिली और वो चेक थी सपोज 8,000 की, और 30 तारीख को आपने चेक इशू किया सुरेश को, और वो जो चेक थी वो सपोज 12,000 की थी। ऐसे ही अगर पासबुक में देखें तो मान लीजिए पासबुक में 31 जनवरी तक ना ये वाली एंट्री आ पाई जो आपने 8,000 का चेक जमा कराया, न ये एंट्री आ पाई सुरेश वाली जो आपने चेक इशू किया 12,000 का मंथ एंड में, क्योंकि 4 दिन 5 दिन क्लियरिंग में टाइम लगता है। कुछ एडिशनल एंट्री इसमें हो सकती है जो कैश बुक में ना हो, जैसे कैश बुक की कुछ एंट्री पासबुक में नहीं है, वैसे ही पासबुक में हो सकता है कुछ एंट्री हो जो कैश बुक में ना हो। जैसे मान लीजिए बैंक चार्जेस की एंट्री है 30 तारीख को, बैंक ने बैंक चार्जेस लिया है मान लीजिए 500 रुपीज़, तो बैंक चार्जेस ले सकता है। बहुत सारे उसके सर्विसेज होती हैं, आपने ड्राफ्ट बनवाया या आपको एटीएम कार्ड इशू किया उसने, तो इस तरह से बैंक चार्जेस चार्ज कर सकता है। तो अगर बैंक चार्जेस की एंट्री पड़ी है तो 21,000 में 500 कम हो गया आपके बैलेंस, 20,500 रह गया। इसी तरह से सपोज बैंक ने 31 तारीख को इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो इंटरेस्ट की एंट्री डिपॉजिट में आ गई। तो इंटरेस्ट की एंट्री मान लीजिए आपको बैंक ने 1,500 रुपये इंटरेस्ट दिया है, 1,500, तो 20,500 पहले से था, 1,500 और मिल गया आपको, तो 22,000 बैलेंस हो गया। तो पासबुक बता रही है आपका क्रेडिट बैलेंस 22,000 है। अब देखिए मान लीजिए 31 तारीख को हमें बैलेंसिंग करनी है, मंथ एंड में कैश बुक की बैलेंसिंग होती है, तो 31 तारीख को अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो हर मंथ के एंड में बैलेंसिंग की जाती है कैश बुक की। तो इधर का टोटल देखिए 15, 15, 30, 38,000। तो जैसे कैश बुक की लेजर की बैलेंसिंग होती है वैसे ही ये है कि जो ज़्यादा है वही दोनों साइड लिख दिया जाता है। 38,000 आपने लिख दिया। अब देखिए 38,000 तो लिखा आपने, लेकिन आपका
जो बैलेंस बचा है 38,000 में से माइनस कर दिया करीब 21,000, 21,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा 38,000 माइनस 28,000 38,000 माइनस 21,000 17,000। तो ये 17,000 बाई बैलेंस शीट ही लिख देंगे। यानी कि कैश बुक बता रही है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो 17,000 है, 17,000 रुपये है मंथ एंड में, जबकि पासबुक बता रही है 22,000 है। यानी दोनों का बैलेंस में डिफरेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 17,000 और ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 22,000। तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होता है और उस वजह से हमें हर मंथ एंड में बैंक रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये डिफरेंस क्यों है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं। गलती कैश बुक में भी हो सकती है, गलती पासबुक में भी हो सकती है, तो वो रेक्टिफाई हो जाए। और ये भी देखना होता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई हो तो उसको हम कर लें। तो इसीलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है ताकि हमें पता चल जाए कि कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों है। तो कुल मिला के जो हमें समझ में आता है कि क्या रीज़न हो सकते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के डिफरेंस में। एक सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो आपने चेक जमा कराई है वो अभी क्लियर नहीं हुई है, वो अभी पासबुक में एंट्री नहीं आई है, वो अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। तो एक रीज़न तो ये हो गया डिफरेंस का, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि जो हमने चेक जमा कराया बैंक में वो अभी बैंक ने आपको क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि क्लियरिंग में टाइम लगता है 4-5 दिन का। तो जो भी मंथ एंड में चेक जमा किया है वो अगर पासबुक में उसकी एंट्री नहीं आई है तो उस वजह से डिफरेंस आएगा। दूसरा रीज़न, जैसे आपने चेक इशू किया 12,000 का, उसकी पोस्टिंग नहीं आई है पासबुक में, तो एक रीज़न ये भी है डिफरेंस का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। यानी जो आपने चेक इशू किया वो अभी पासबुक में उसकी एंट्री नहीं आई है, उसकी अभी पेमेंट नहीं हुई है, अभी वो चेक क्लियर नहीं हुई है, तो इस वजह से डिफरेंस है। और क्या रीज़न हो सकता है? ये रीज़न किसके हैं? डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। एक रीज़न ये है कि आपने बैंक ने आपको 500 रुपये का बैंक चार्जेस चार्ज किया, उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, एक तो इस वजह से डिफरेंस है। तो एक रीज़न हो गया बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो एक कारण तो ये हो गया कि बैंक ने बैंक चार्ज लिया और उसको आपको डेबिट भी कर दिया, लेकिन कैश बुक में अभी उसकी एंट्री नहीं हुई है मंथ एंड में, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली थी। और क्या रीज़न हो सकता है? एक रीज़न ये दिख रहा है कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया और
उसकी एंट्री नहीं हो पाई है अभी कैश बुक में। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट credited by bank not recorded in cash book। तो एक रीज़न ये भी हो गया कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया और उसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उस समय नहीं मिली थी। जब आपने पासबुक में एंट्री करवाया तब आपको पता चला कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। तो इस तरह से ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा भी और भी रीज़न हो सकता है, जैसे चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड का मतलब है कि आपने कोई चेक जमा कराया और बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया किसी रीज़न से। अब वो रीज़न कई हो सकते हैं, चेक में कोई मिस्टेक है, डेट की मिस्टेक है, सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, या जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है उसका बैंक में बैलेंस नहीं है। तो इस वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। यानी कि अगर चेक बाउंस हो गया तो उस वजह से भी डिफरेंस आएगा। और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का मतलब ये है कि कोई कस्टमर है जिसने आपसे कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर देंगे। अब आपको पता नहीं कि उसने कब जमा कराया, कितना जमा कराया। जब पासबुक में एंट्री कराई तब पता चला आपको कि इतना पैसा उसने जमा किया था। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो एक रीज़न ये भी होता है कि कस्टमर आपका कहीं आउट स्टेशन है, बाहर है, मुंबई का कस्टमर है, तो उसने वहाँ जमा करा दिया, आपको नहीं मालूम था कितना अमाउंट जमा हुआ, कब जमा हुआ। जब पासबुक में एंट्री हुई तब पता चला कि उसने पैसा जमा किया है। तो एक रीज़न ये भी है डिफरेंस का। ऐसे ही एक रीज़न और हो सकता है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। कभी कभी आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि हमारा टेलीफोन का बिल है, इंश्योरेंस का है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप पेमेंट कर दिया करिए जैसे ही बिल आपके पास आए। आपने स्टैंडिंग ऑर्डर किया हुआ है और बैंक उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देता है जब भी उसका टाइमिंग होता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन तब मिलती है जब या तो बैंक आपको एडवाइस भेजे या मैसेज भेजे, या पासबुक में जब आप एंट्री कराएं तब पता चले। तो इस वजह से कैश बुक में ये एंट्री नहीं रह हो पाती, जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तब बाद में आप एंट्री करते हो। तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। उसके अलावा भी रीज़न हो सकते हैं। टोटलिंग मिस्टेक कैश बुक में भी हो सकती है, पासबुक में भी हो सकती है। क्लरिकल मिस्टेक, अमाउंट कुछ डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया। कैश बुक में भी ऐसी एंट्री हो सकती है। अमाउंट डिफरेंस हो सकता है कि मान लीजिए आपने 1200 लिख दिया, चेक था 12,000 का। तो इस तरह से कुछ भी, किसी भी तरह की मिस्टेक हो, चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, तो उस वजह से भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारे थे रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक एंड पासबुक। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में क्यों डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है इसलिए रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी मिस्टेक से डिफरेंस है तो मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाए। कोई चेक हमारा नहीं क्लियर हुआ है
या हमारा चेक कोई बाउंस हो गया है, या कोई कैश बुक में मिस्टेक हो गई है, या कोई पासबुक में मिस्टेक हो गई है, टोटलिंग मिस्टेक, बैलेंसिंग मिस्टेक, या कभी कभी ऐसा होता है किसी दूसरे का अमाउंट आपके खाते में डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी है बैंक रिकन्सिलिएशन करना हर मंथ के एंड में। अब कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, यानी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस के क्या क्या रीज़न हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है कि क्या रीजंस हैं कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होता है। तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। एक रीज़न तो आपने देखा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी चेक हमने जमा कराया था बैंक में लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, रमेश का 8,000 का चेक आपने जमा किया और उसकी एंट्री यहाँ पे डिपॉजिट कॉलम में नहीं हुई है, क्योंकि मंथ एंड में डिपॉजिट था और क्लियरिंग में टाइम लगता है 4-5 दिन का। तो ये क्लियर होगा नेक्स्ट मंथ में, यानी जनवरी है तो फरवरी में फर्स्ट वीक में ये क्लियरिंग होगी। जब आप फरवरी में पासबुक में एंट्री कराओगे तब ये मिलेगा कि ये बैंक ने डिपॉजिट में चढ़ाया हुआ है। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि चेक हमने जमा कराया और उसकी पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। दूसरा रीज़न क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी चेक इशू किया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैंक में अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम लोगों ने ये 12,000 का एक चेक इशू किया था सुरेश को और ये अभी तक विड्रॉल कॉलम में नहीं दिख रहा है। तो एक कारण तो ये हो गया। और क्या रीज़न था, कुछ एंट्रीज़ ऐसी थी जो पासबुक में थी और वो अभी कैश बुक में नहीं हो पाई हैं, जैसे बैंक चार्जेस की एंट्री। अब ये बैंक चार्जेस की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, तो इस वजह से डिफरेंस आ गया कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। और इंटरेस्ट बैंक ने अगर दिया है, क्रेडिट किया है, तो उसकी अगर एंट्री नहीं हुई है तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। अब आप देखिए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है। जब इतनी चीज़ क्लियर हो जाती है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसी एग्ज़ाम्पल को देखिए हम कैसे इसका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कोई रजिस्टर नहीं होता, आप एक प्लेन पेपर पे बना के उसको फाइल में लगा लेते हैं और हर महीने के एंड में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेना चाहिए, ताकि मिस्टेक बनी ना रहे और आपको पता चलता रहे एक्चुअल सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर आपने बैंक रिकन्साइल नहीं किया और आपने काफ़ी टाइम बाद अगर ढूंढना चाहा तो आपको टाइम लगेगा, आपको दिक्कत भी आ सकती है, प्रॉब्लम भी आ सकती है ढूंढने में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, बैंक नहीं रिकन्साइल किया, अब बैठे तो इतनी सारी एंट्रीज़ हो जाती हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है बैंक रिकन्साइल करने में। तो बहुत ज़रूरी है कि बैंक रिकन्सिलिएशन हर मंथ के एंड में कर लिया जाए, और ये आपके लिए सुरक्षा भी, एक तरह का सिक्योरिटी का भी मैटर है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होती हैं, कभी भी कुछ भी गड़बड़ होता रहता है। तो इसलिए आप हर मंथ के एंड में बैंक रिकन्सिलिएशन ज़रूर कीजिए, ताकि कोई अगर गड़बड़ हो, आपको लगे कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा क्यों कट गया,
कैसे डेबिट हो गया, हर महीने इतना डेबिट कैसे होता जा रहा है, हमने तो कोई चेक इशू नहीं करी, कोई पेमेंट किया नहीं, तो हमारे खाते में कहाँ से ये डेबिट आ गया। तो ये सब चीज़ें तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। कोई चेक बाउंस हुआ वो तुरंत पता चल जाता है। तो इसलिए बैंक रिकन्सिलेशन हर मंथ के एंड में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए कैसे बनाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2023। तो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस हमारी कैश बुक 17,000 बता रही है, तो हमने 17,000 लिख लिया। उसके बाद ऐड और लेस। अब देखिए हम एक एक आइटम कंपेयर करते हैं कैश बुक और पासबुक का। तो जैसे हमने ये 10,000 रुपया जमा कराया तो 10,000 की एंट्री हमको डिपॉजिट में दिख रही है। इसी तरह 5,000 की एक चेक मोहन से मिली थी, वो भी क्लियर हो गई है। इसी तरह से 15,000 की एक चेक सोहन से मिली थी, वो भी क्लियर है। रमेश वाली चेक अभी तक अकाउंट में नहीं आया है, उसका पैसा वो नहीं क्रेडिट हुआ है 8,000 का, तो एक रीज़न तो ये डिफरेंस का है। इसी तरह पेमेंट साइड में देखिए तो 3,000 का एक चेक इशू किया था, वो विड्रॉल में दिख रहा है। 6,000 का आप देख रहे हैं श्याम का, वो भी क्लियर हो चुका है, वो भी पेमेंट में दिख रहा है। एक 12,000 की चेक इशूड है सुरेश की, उसकी एंट्री अभी नहीं आई है, एक रीज़न ये भी है डिफरेंस का। उसके अलावा बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट की पोस्टिंग कैश बुक में नहीं हुई है। तो ये 4 रीज़न हैं डिफरेंस के। तो सबसे पहले हमने बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी हमारी कैश बुक कितना बोल रही है, इतना बैलेंस लिख लिया हमने। उसके बाद हम देखें कि किस रीज़न से हमारा बैलेंस कम है या ज़्यादा है पासबुक में। अब जैसे मान लीजिए आपने चेक जमा किया लेकिन वो अकाउंट में नहीं चढ़ा, वो पासबुक में आपके नहीं चढ़ा, तो इस वजह से बैलेंस आपका कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट किया और वो एंट्री अभी तक पासबुक में नहीं हुई है। कैश बुक में आप एंट्री कर चुके हो, तो इसलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड लेस लिख देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक आपने ऊपर लिखा हुआ है तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड लेस में लिखेंगे, क्योंकि इस वजह से बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कितना अमाउंट है? 8,000। ऐसे ही अब आप इशू साइड में आए, आपने 12,000 का चेक इशू किया लेकिन वो विड्रॉल में नहीं दिखा, यानी इसकी एंट्री अभी नहीं आई है, तो इसका मतलब इतना पैसा बैंक से भी नहीं निकला है, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक के बैलेंस से ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से क्योंकि ये पैसा अभी बैंक से आपके खाते से नहीं निकला। तो जिससे लगे कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा वो चीज़ ऐड में, जिससे लगे बैंक बैलेंस कम होगा वो चीज़ लेस में लिखना है। तो इसकी वजह से बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो आप ऐड में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 12,000, तो ये ऐड में आएगा। अब आप इधर के तो 2 आइटम आपने लिख लिए, पासबुक के एंट्रीज में देखिए बैंक चार्जेस लिखा हुआ है,
बैंक चार्जेस की वजह से बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो जिससे लगे कि बैलेंस बैंक का कम हो जाता है वो लेस में लिखेंगे। तो आप लेस में लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो वो लेस में लिखते हैं। तो 500 रुपीज़ आपके बैंक चार्जेस के लेस में आ गए। इसी तरह से बैंक ने इंटरेस्ट दिया, उसकी एंट्री अभी कैश बुक में नहीं हुई है, इस वजह से भी डिफरेंस है। तो बैंक अगर इंटरेस्ट देता है, क्रेडिट करता है आपको, तो इस वजह से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिस वजह से बैंक बैलेंस बढ़े वो ऐड में लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे ऐड में इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक आपको ऐड में लिखना है। तो 4 एंट्री थी केवल हमारी जिनकी वजह से डिफरेंस था। तो ऐड वाली चीज़ देखें तो टोटल 13,500 है, टोटल ऐड वाली चीज़, इसको हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 30,500, यानी 17,000 में 13,500 ऐड कर दिया, 30,500, और 8,500 माइनस करना है हमको। तो 30,500 में लेस वाली चीज़ें माइनस कर दें, 8,500 टोटल, तो आपका बैलेंस आया 22,000। तो ये 22,000 आपके पासबुक के बैलेंस से टैली हो गया, मैच हो गया। और इसके सामने आप लिख दीजिए बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और ये क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस बोलते हैं या फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। इसी तरह से पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है। तो आप डेबिट बैलेंस बोलते हैं, पासबुक में उसी चीज़ को क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। यानी आपका पैसा बैंक में 22,000 डिपॉजिट है। तो इस तरह से आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आपको एक फंडा क्लियर हो गया कि कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब उसकी 4 सिचुएशन हो सकती हैं। अब देखिएगा कि या तो कभी कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो आप इस तरह से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पासबुक का बैलेंस दिया हो और कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना हो। तो अगर देखिए पासबुक का बैलेंस दिया है और कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो कैसे आप करेंगे? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को बहुत संभाल के पढ़िए, एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं, और बड़े ध्यान से पढ़िए कि उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या चीज़ ऐड में करना है, क्या चीज़ लेस में करना है। अगर उन्होंने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो अब देखिए कैसे आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग कैश बुक का पासबुक का बैलेंस 22,000 था। तो इस बार हम 22,000 ऊपर लिख लेंगे।
पासबुक का बैलेंस 22,000 था, तो सबसे पहले हम पासबुक का बैलेंस लिखेंगे और उसके हिसाब से फिर कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचेंगे। तो अब ऐड और लेस का तो सिस्टम रहेगा ही, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें लेस होती हैं, तो जा करके आप कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम चल रहे हैं, अभी जो चीज़ ऐड हो रही थी वो चीज़ लेस होगी और जो चीज़ लेस हो रही थी वो चीज़ ऐड होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपोजिट करना है, अपोजिट ट्रीटमेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैश बुक का बैलेंस जब आपने ऊपर लिखा था तो जो ऐड हो रहा था अब वो लेस करना है, और जो लेस हो रहा है वो ऐड करना है, तब आप कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपने नीचे से अब ऊपर जाना है। पासबुक का बैलेंस है और कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो लेस वाली चीज़ें ऐड में, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ऐड में आ जाएगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 8,000 था। इसी तरह से बैंक चार्जेस ऐड में आ जाएगा। $500, तो 8,500 ऐड में आ गया। तो अगर हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 30,500। अब जो ऐड हो रही थी वो लेस में जाएगा, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये लेस में हो जाएगा 12,000। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक लेस में आ जाएगा। ये लेस में हो गया 1,500। तो 13,500 लेस में आ गया, और जब आपने माइनस किया तो 17,000 आ गया। 30,500 माइनस 13,500, 17,000, जो कि आपके कैश बुक का बैलेंस था। तो आप इसके सामने लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर पासबुक का बैलेंस दिया हो तो पासबुक का बैलेंस आप ऊपर लिखते हैं, और जो चीज़ पहले ऐड हो रही थी अब वो लेस में जाएगी, और जो चीज़ लेस हो रही थी वो ऐड में जाएगी, और बैलेंस एज पर कैश बुक निकलेगा। तो जो भी, इसको हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस। जब आपका पैसा बैंक में हो तो उसे हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस। तो ये फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक को हम डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बोल सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है कि आपका पैसा बैंक में जमा है। इसी तरह से कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस तो समझ में आ गया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब फेवरेबल बैलेंस है, यानी आपका पैसा बैंक में जमा है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक को हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। फेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस पासबुक का, यानी आपका पैसा बैंक में जमा है, तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल बोला जाता है। यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एक ही बात है। तो फेवरेबल बैलेंस का मतलब है आपका पैसा
बैंक में डिपॉजिट है, जमा है। लेकिन आपको मालूम है कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ये मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कि मान लीजिए बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा कराया, तो आप 12,000 अगर निकाल लें बैंक से, बैंक ने आपको ओडी फैसिलिटी दी है यानी आप ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, तो 2,000 का बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होगा, ओडी होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। तो ध्यान रखिए कि 4 सिचुएशन बैंक रिकन्सिलिएशन में आ सकती हैं। एक, बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक, तीसरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और चौथा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब देखिए, मैं बहुत इजी वे में आपको बताता हूँ कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है माने नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कि कैश बुक में आपने पैसा जमा कराया बैंक में 10,000 और निकाल लिया 12,000, तो 2,000 नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। यानी आपने बैंक से ज़्यादा निकाल लिया, यानी बैंक का कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया। अब बैंक उस ओवरड्राफ्ट पे आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो जब भी ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन हो तो एक इजी तरीका हम बता रहे हैं कि अगर ओडी एज पर कैश बुक दिया है तो क्या करेंगे आप। सिंपली इतना कर दीजिए, जब भी ओडी एज पर कैश बुक दिया हो तो क्या करना है कि जो भी ऐड वाली चीज़ें हैं वो ऐड में लिखिए, जो लेस वाली चीज़ें हैं लेस में लिखिए। हम उसका एक फॉर्मेट आपको बता देते हैं तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। ओवरड्राफ्ट का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा कि ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि बैंक में जितना डिपॉजिट था उससे ज़्यादा पैसे आपने निकाल लिए, तो वो नेगेटिव बैलेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस में कैसे हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में। तो सबसे पहले हम लिख लें ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक बस इतना करिए कि अमाउंट के 2 कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम प्लस का, प्लस आइटम का, और एक कॉलम माइनस आइटम का। यानी कि जब भी ओवरड्राफ्ट हो तो अमाउंट के 2 कॉलम बना लीजिए तो काम इजी हो जाएगा। अब आप क्या करिए, ओडी है, नेगेटिव बैलेंस है, तो जो भी अमाउंट है ओडी का वो माइनस कॉलम में लिख लीजिए। ऐड वाले आइटम जैसे आप कैश बुक में ऐड करते हैं उसी सिस्टम से लिखिएगा, और लेस वाले जो कैश बुक में लेस होते हैं उसी सिस्टम से लिखिएगा। जैसे ऐड में आपने लिखा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक का बैलेंस जब था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये ऐड में था, तो आप इसको अमाउंट को ऐड में लिख लीजिएगा। तो जिस जिस चीज़ से लगे कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर, इससे बैलेंस बढ़ेगा तो ये ऐड में लिख लीजिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर, इसको ऐड में लिख लीजिए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, ऐड में लिख लीजिए, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, चाहे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, कैसा भी क्रेडिट मिला है वो ऐड में लिख लीजिए। ऐसे ही लेस के आइटम जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, लेस का आइटम है
तो इसका अमाउंट आप लेस कॉलम में लिख दीजिए। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, लेस का आइटम है तो लेस में लिख दीजिए, इसका लेस में लिख दीजिए ये अमाउंट। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, ये लेस में लिख दिया आपने। चेक डिसऑनर्ड, ये भी लेस में लिखा जाता है तो ये भी लेस में लिख दिया आपने। तो इस तरह से जो ऐड वाले आइटम है उनका अमाउंट ऐड वाले कॉलम में, प्लस वाले कॉलम में लिख लीजिए। जो माइनस आइटम है लेस वाले हैं वो लेस वाले माइनस कॉलम में लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, टोटलिंग कर दीजिए। अगर माइनस वाला टोटल ज़्यादा आता है तो वही टोटल दोनों साइड लिख दीजिए। बैलेंसिंग फिगर जैसे लेजर में करते थे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये ओवरड्राफ्ट, क्योंकि माइनस का अमाउंट ज़्यादा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस तरह से आप नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बेहतर है डबल कॉलम बना लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसी तरह से मान लीजिए ओडीएस पर पासबुक दे दिया तो क्या करना है आपको, बिल्कुल पासबुक वाले फंडा से करिएगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। आप ओडीएस पर पासबुक लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि जो चीज़ ऐड होती थी पासबुक में वो चीज़ लेस होने लगती है, तो यहाँ आपने लेस कर दिया, और जो लेस होता था वो ऐड होने लगता है तो यहाँ आपने ऐड कर दिया। यानी ऐड ये चेंज कर दिया आपने। जब ऊपर कहीं पासबुक आ गया तो सब चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। ये चेंजेस आप कर दीजिए। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद में आपका जो बैलेंस आएगा वो नीचे ओडीएस पर कैश बुक आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत इजी वे में बना सकते हैं। बच्चों, अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसे लगी, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय।